गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन के साथ उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में किया गया है। तो आप अपनी भाषा के सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सेशन तो है ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने बहुत से टॉपिक का डिस्कशन किया है और अब ज्योग्राफी अपने लास्ट सेशन की तरफ चल रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए जो वर्तमान में हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है मिसलेनियस टाइप के, जहाँ पर कई प्रकार के टॉपिक आपस में मिक्स हैं, इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन की चर्चा हम लोग प्रीवियस एपिसोड में कर चुके हैं, कुछ प्रश्नों की चर्चा आज के एपिसोड में की जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द एंशिएंट नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज बिपाशा। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सतलज, रावी, चेनाब और ब्यास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्यास। क्या हो जाएगा? ब्यास। ब्यास का ही पौराणिक नाम क्या है? बिपाशा है। इसी प्रकार अगर हम देखें सतलज का, तो सतलज का पौराणिक नाम है सतुद्री। क्या नाम है? सतुद्री है। इसी प्रकार यहां पर अगर हम देखें रावी का, तो रावी का है परुषणी भी है। क्या है? परुषणी है। और अगर हम चिनाब का देखें तो यहां पर चिनाब का जो नाम मिलता है ये आपको मिलेगा अस्कनी है। क्या है? अस्कनी है। इसका नाम मिलता है अस्कनी। और एक है आपकी, इसका नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। झेलम पर जो नाम पौराणिक है ये है बितस्ता। क्या है? बितस्ता। बितस्ता के बारे में हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत भी डिस्कस करते हैं। तो बितस्ता झेलम का नाम है, चेनाब अस्कनी का नाम है, रावी का परुषणवी है, और सतलज का क्या है? सतुद्री है, और ब्यास का क्या नाम है? बिपाशा है। तो ये सब पौराणिक नाम है इन नदियों के। और ये सब नदियां कहां पर हैं? तो एक प्रकार से जम्मू कश्मीर वाले सेक्शन से निकलती हैं और पश्चिम क्या नाम पाकिस्तान होते हुए मकराना तट पर जाकर के अपने जल का विसर्जन करती हैं। किसके माध्यम से? सिंधु नदी के माध्यम से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टिकुलर एरिया। प्रजातियां और पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां जो विशेष रूप से किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं। यहां पर कह रहा है किसी विशेष क्षेत्र में, एनी क्या है? पार्टिकुलर एरिया। ऑप्शन क्या यहां पर है? एंडेमिक। सेकंड ऑप्शन है यहां पर इंडेंजर्ड, थर्ड ऑप्शन है थ्रेटेंड, और फोर्थ ऑप्शन है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये जो आपको इंडेंजर्ड, डेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये जो सब नाम है, ये सब नाम किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो IUCN के द्वारा। IUCN क्या करता है? एक यहां पर IUCN क्या होगा? IU तो यह एक रेड डाटा बुक जारी करता है। क्या करता है? रेड डाटा बुक। और इस रेड डाटा बुक में 9 प्रकार की सूची होती है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की यहां पर लिस्ट होती है। इसके अंतर्गत आपको इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड टाइप के कैटेगरी मिलते हैं। लेकिन यहां पर जो लिखा स्थानिक एंडेमिक, तो यह वेल डिफाइन करता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो स्पीसीज होता है, चाहे वह कोई वेजिटेशन हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे किसी भी प्रकार का कुछ हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, एंडेमिक स्पीसीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंट्रीज लाइक जापान बर्थ रेट्स मेक द पॉपुलेशन पिरामिड एट द बेस। जापान जैसे देशों में जन्म दर जनसंख्या पिरामिड को आधार पर बनाती है। यहां पर आपको कुछ फिलअप करना है और कुछ फिलअप यहां पर करना है। तो यदि आप इस पर्टिकुलर एरिया को केयरफुली देखें, जो जापान का एरिया है, तो वहां का जो बर्थ रेट है, जो जन्म दर है, वो काफी कम है। लोग वहां पर शादी करने से मतलब शादी नहीं करना चाहते हैं, बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे लाइबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। इसलिए वहां का जो बर्थ रेट है बहुत कम है।
बर्थ रेट क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पर बर्थ रेट कम है तो एक तात्पर्य ये हो गया कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन सेकंड लिख रहा है कि जो इसके परिणाम स्वरूप जो पिरामिड बनता है, एक पिरामिड बनता है, उस पिरामिड का जो बेस है, क्या है, बेस है। बेस मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये पिरामिड है तो यहाँ पर बेस पे जो होते हैं ये वाले, इसमें होते हैं जो बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, बच्चों को इस पे हम रखते हैं। और जो बीच वाला होता है भाग, इस पे हम प्रौढ़ वर्ग को रखते हैं। प्रौढ़ का तात्पर्य ये होता है कि जो यंग होते हैं, जिनकी एज 15 से लेकर के 64 एज ग्रुप की होती है, उनको इसमें रखते हैं। और यहाँ पर जो होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, कैसे होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, इनको रखते हैं, यानी 64 प्लस एज ग्रुप को ऊपर रखते हैं। इस आधार पर एक पिरामिड बनता है। लेकिन यहाँ पर है कि जापान के केस में क्या ये पिरामिड ऐसा ही होगा क्या? तो जापान के केस में चूंकि बच्चों की जो बर्थ रेट है काफी कम है, तो जब बच्चे कम जन्म लेंगे, इसका तात्पर्य जो आधार होगा ये संकरा होगा। जहां पर बच्चों का कह सकते हैं बर्थ रेट अधिक है, जहां पर अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, वहां का आधार थोड़ा चौड़ा होगा। लेकिन यहां पर क्या है, बच्चों का बर्थ ही कम होता है, इसलिए जो बेस होगा ये क्या हो जाएगा, संकरा हो जाएगा। यहां पे लिखना पिरामिड को आधार पर, तो आधार पर क्या होगा, संकरा होगा, क्योंकि बच्चों का बर्थ यहां पर कम होता है। तो यहां पर देखना है विस्तृत होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर संकरा होगा। क्या होगा, संकरा होगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। किसी जीवित जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन यहां पर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज इकोलॉजी, सेकंड ऑप्शन इज बायोम, थर्ड ऑप्शन इज बायोस्फीयर रिजर्व, बायो रिजर्व, और फोर्थ ऑप्शन है इकोसिस्टम। यहां पर देखिए, किसी जीवित जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? यहां पर क्लियर रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकीय, क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र, अर्थात इकोसिस्टम होता है। क्या होता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ही ये आपस में क्या करते हैं, इंटर रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा पारिस्थितिकीय तंत्र यानी इकोसिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते, अच्छा यहां पर थोड़ा सा यहां पर किसी जीवित जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन ही कह रहा। अगर अंतःक्रिया की बात होती, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो रही, अगर केवल अंतःक्रिया तक क्वेश्चन रहता तो आपका इकोसिस्टम होता है। लेकिन अंतःक्रिया का जो यहां पर स्टडी की जा रही है, यहां पर किसी बात करें अध्ययन, तो जिसका हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या होता है, वो एक टाइप का विज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है, विज्ञान हो जाता है। क्योंकि यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया क्वेश्चन में, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इकोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकोलॉजी हो जाएगा। जो यहां पर स्टडी की जाती है किसके मध्य, किसी भी जीव और उसके पर्टिकुलर परिवेश के मध्य में स्टडी को ही हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, इकोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पर्सन मूव्स टू अ न्यू कंट्री इट इज कॉल्ड। जब कोई व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे कहते हैं अप्रवासी, इमिग्रेंट, फिर है इमिग्रेशन, उत्प्रवासन, फिर लिखा वाह्य प्रवास, फिर लिखा अंतः प्रवास। यहां पर कह रहा है जब कोई व्यक्ति नए देश में जाता है, कहां जाता है, किसी नए देश में जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यहां पर कहते हैं अप्रवासी। क्या कहते हैं, अप्रवासी, कि वहां का वह परमानेंट एक प्रकार से सिटीजन नहीं है, लेकिन वहां पर वो गया है, इसको हम क्या कहेंगे, अप्रवासी कहेंगे, एमिग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एमिग्रेशन। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एमिग्रेशन। इसी प्रकार इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन का तात्पर्य कि वह अपने देश में आ रहा है। अपने देश से अगर कोई दूसरे देश में जा रहा है तो उसको इमिग्रेशन कहते हैं, और दूसरे देश से यदि अपने देश में आ रहा है तो उसको कहते हैं इमिग्रेशन। क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the second largest family in the modern Indian language। आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? ऑप्शन क्या यहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन इज है सीनो तिब्बतन, चीनी तिब्बती किराता, सेकंड ऑप्शन है इंडो यूरोपियन, भारतीय यूरोपीय आर्यन, थर्ड यहां पर ऑस्ट्रिक निषादा, फोर्थ ऑप्शन है द्रविडियन। तो इंडिया का जो यहाँ पे कर आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो दूसरा सबसे बड़ा परिवार है, ये कौन सा है, द्रविडियन है। कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा जो है, ये क्या नाम है इसका, द्रविडियन है। ये भारत की सबसे बड़ी
भाषा लैंग्वेज के आधार पर प्रयोग की जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहते हैं। यहां पर लिखा गया स्ट्रैटिफिकेशन लिखा गया है, स्तर विन्यास, सेकंड लिखा गया बायोमैग्निफिकेशन, थर्ड लिखा गया है को इवोल्यूशन, सह विकास, थर्ड लिखा गया है डिकम्पोजिशन। क्या लिखा गया है? डिकम्पोजिशन। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? यहां पर है स्ट्रैटिफिकेशन। क्या हो जाएगा? स्ट्रैटिफिकेशन। यहां पर लिख रहा है विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को, किसको? ऊर्ध्वाधर वितरण को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहेंगे एक प्रकार से अस्तर विन्यास। क्या कहेंगे? अस्तर विन्यास। तो अच्छा, इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन का मीनिंग ये होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है लाइक ह्यूमन बॉडी, लाइक अ वेजिटेशन, जब यह डिकम्पोज होती है अर्थात यह अपने मूल तत्वों में विखंडित हो जाती है। लाइक उसमें मिट्टी में मिल जाए, गैस में चली जाए, जल में चला जाए। इसका तात्पर्य कि वह पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था वह क्या हो गया? वह टूट गया अपने मूल फंडामेंटल पार्टिकल में, तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन हो गया। इसी प्रकार जो जैविक आवर्धन होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है, यह जैसे जैसे आप पोषण स्तर में आगे बढ़ते हैं, लाइक आप उपभोक्ता से या हम कहें अपघटक से आप जब आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से होता है ना। प्रारंभिक स्टेज होता है जिसको हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से आप किस पर चलते हैं? उपभोक्ता पर चलते हैं। उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर, और अगला होता है क्या? डिकम्पोजर। क्या होता है? डिकम्पोजर यानी अपघटक। इस प्रकार से जब यहां से यहां पर चलते हैं और यहां से यहां पर चलते हैं, तो ये हम कहते हैं क्या? जैविक आवर्धन होता है। क्या होता है? जैविक आवर्धन होता है, बायोमैग्निफिकेशन। लेकिन यहां पर प्रश्न है विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं? तो स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, अस्तर विन्यास कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग अकर व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूविंग पास्ट ईच अदर विथ डिफरेंट स्पीड। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें अलग अलग गति से एक दूसरे से आगे बढ़ रही होती हैं, तब निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? यहां पर ऑप्शन पहला है ड्राउट। क्या प्लेट टेक्टोनिक का कहीं से भी रिलेशन ड्राउट या सूखा से है? इसका कहीं से भी इसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि ड्राउट जो है यह एक प्रकार से क्लाइमेटिक या हम बात करें मौसम की घटना है। फिर सेकंड यहां पर लिखा गया अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप का जो संबंध है यह पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से है, यह प्लेट टेक्टोनिक के संबंध में है, तो ये करेक्ट होगा। यहां पर जो लिखा हरिकेन, हरिकेन भी आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं वेदर की ही कंडीशन है, तो ये भी तो नहीं होगा। फिर ब्लिजार्ड, यहां पर ब्लिजार्ड भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं यह स्थानीय एक प्रकार से लोकल विंड है। क्या है? लोकल विंड है, जो विशेष तौर पर कनाडा वाले सेक्शन में चलती है। तो कनाडा वाले सेक्शन में जो लोकल विंड चलती है, कहां पर? कनाडा में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यहां पर ब्लिजार्ड कहते हैं। ये है लोकल विंड। क्या है? लोकल विंड है, कहां की? कनाडा की। तो यहां पर जो इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक का ही रिलेशन किससे है? प्लेट टेक्टोनिक से है। किससे है? प्लेट टेक्टोनिक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मिनिस्ट्री इज रिलेटेड विथ डीप ओशन मिशन। कौन सा मंत्रालय डीप ओशियन मिशन से संबंधित है? यहां पर ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। थर्ड ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खनन मंत्रालय। फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। तो यहां पर आपको ये क्लियर करना होगा कि इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्या हो जाएगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ही अंतर्गत आता है डीप ओशन मिशन। क्या आता है? डीप ओशन मिशन। किसका सब्सिडरी है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ डिफेंस। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है कहलाता है। ऑप्शन क्या यहां पर है? पहला है हाइपोसेंटर, फिर है एपिसेंटर, फिर है यहां पर
मध्यांकलर, फिर है सेमी सेंटर। तो यहाँ पर हाइपोसेंटर के विषय में अगर हम लोग डिस्कस करें तो हाइपोसेंटर जो यहाँ पर मिलता है जहां से भूकंप का उद्गम होता है। इससे सपोज दैट ये अगर हमारी पृथ्वी की सतह है, यहां से भूकंप का वर्जिन हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं हाइपोसेंटर। क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर। तो हाइपोसेंटर जहां से भूकंप का शुरुआत होता है, लेकिन भूकंप यहां से चलती है सेस्मिक वेव, और सेस्मिक वेव जहां पर सबसे पहले पृथ्वी की सतह को टच करती है, सबसे पहली सेस्मिक वेव पृथ्वी के सरफेस को जहां पर भी हिट करती हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपिसेंटर, और यही होता है अधिकेंद्र। क्या होता है? अधिकेंद्र। तो करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, तो एपिसेंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल अंडमान इन द साउथ इज सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबार आइसलैंड बाय द। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से द्वारा अलग होता है। यहां पर आपको बताना है 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 7 डिग्री चैनल या 8 डिग्री चैनल। तो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि यह किस प्रकार का चैनल यहां पर होगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 डिग्री चैनल। यहां पर थोड़ा सा क्लियर रखिए, अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ऊपर मिलता है अंडमान और नीचे मिलता है निकोबार। यहां पर है अंडमान और नीचे है निकोबार। क्या है? निकोबार। यहां पर जो इन दोनों को सेपरेट करने वाली लाइन है, इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। सेम कंडीशन होती है जो लक्षद्वीप वाला है। यहां पर ऐसे आप देखते हैं तो यहां पर है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप है। फिर और नीचे आते हैं तो यहां पर मिलता है मिनिकॉय है। क्या है? मिनिकॉय है। और नीचे चलते हैं तो यहां पर मिलता है मालदीव है। क्या है? मालदीव है। ऐसे यहां पर भी एक चैनल मिलता है। यहां पर जो चैनल ए है 9 डिग्री। क्या है? 9 डिग्री। ऐसे यहां पर भी एक चैनल ए है 8 डिग्री। कितना है? 8 डिग्री। तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लक्षद्वीप मिनिकॉय के मध्य में कौन सा चैनल है? तो 9 डिग्री है। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री। इसका रीजन क्या है कि यहां पर इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर है। तो इक्वेटर से जब आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो अंडमान निकोबार यहां से 10 डिग्री नॉर्थ में है। जो इन दोनों के मध्य का स्पेस है ये 10 डिग्री नॉर्थ पर है। लेकिन यहां से जब आप मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में चलते हैं तो ये 9 डिग्री नॉर्थ में है। इसी प्रकार मिनिकॉय और मालदीव इस इक्वेटर से 8 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज बी, 10 डिग्री चैनल इज डिवाइड द निकोबार एंड अंडमान आइलैंड। सो करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर स्पीसीज एज पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहां पर कह रहा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है। IUCN क्या करता है? यह प्रत्येक वर्ष एक रेड डाटा बुक जारी करता है। कौन सी बुक जारी करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है। और इस रेड डाटा बुक में 9 प्रकार की सूची होती है। एक सूची होती है जिसमें लिखा रहता है कि यह प्राणी विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। सेकंड यहां पर सूची होती है जिसमें लिखा रहता है कि प्राणी या स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है लेकिन वह वाइल्ड से या जंगल से विलुप्त हो गई है। इसी प्रकार थर्ड सूची होती है जिसमें लिखा रहता है कि स्पीसीज के ऊपर अति संकट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसी प्रकार फोर्थ लिस्ट बनती है जिसमें ऐसे स्पीसीज को लिखा जाता है कि जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ये टोटल 9 प्रकार की लिस्ट जारी करता है IUCN का रेड डाटा बुक। यहां पर कह रहा है कि इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एक स्पीसीज है दो दुर्लभ है। कैसी है? दुर्लभ है। ये आपको आइडेंटिफाई करना है रेयर स्पीसीज के बारे में। ऑप्शन क्या यहां पर है? लायन टेल्ड मकाक, शेर पूंछ वाला बंदर, फिर है एशियाई भैंसा, फिर है गैंगेटिक डॉल्फिन, फिर यहां पर है ब्लू शिप, नीली भेड़। तो यहां पर आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर केस का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा एशियाई भैंसा, एशियाटिक बैफेलो। यह क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है? यह एक दुर्लभ स्पीसीज है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये समकालीन है, कंटेम्प्रेरी इशू का क्वेश्चन है। और इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष जब IUCN की रेड डाटा बुक की सूची आती है तो वहां पर जो भी स्पीसीज को
करंट में ऐड किया जाता है, वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। ऐसा नहीं है कि ये एज इट इज क्वेश्चन रिपीट करेगा, यह एज इट इज रिपीट नहीं करेगा। यह करंट का है तो नेक्स्ट एग्जाम में क्या होगा, कुछ अन्य टाइप का यहां पर क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज अ सी नेम्ड आफ्टर इट। भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है। क्या लिखा गया है, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के टाइप का कोई इंडियन के संपर्क में ऐसा सी है नहीं, तो ये तो कोई है नहीं आंसर, क्योंकि कह रहा समुद्र का नाम है। फिर लिख रहा अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार एक आइलैंड भी है और अंडमान निकोबार एक समुद्र भी, एक सी भी है। आप अंडमान निकोबार के चारों तरफ जाएंगे तो वहां पर अंडमान निकोबार सी भी मिलता है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड के चारों तरफ जो जल राशियां हैं, जो वाटर बॉडी है, उसी को एक सी का नाम दे दिया गया है। सेम यहाँ पर दादरा नागर हवेली भी कोई ऐसा सागर नहीं है, और ना तो दमन दीव कोई सागर है। सागर का जो नाम पड़ा है वो केवल अंडमान निकोबार के आधार पर ही यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्त प्रजाति है। यहाँ पर आप इस प्रजाति को देखिए, ये लुप्त प्राय है। यहाँ पर क्या क्या लिखा गया ऑप्शन, पहला है हॉर्नबिल, सेकंड है अंडमान वाइल्ड पिंग, यहां पर पिंग मतलब सुअर का है। फिर यहां पर लिखा पिंक हेड डक, क्या लिखा है, गुलाबी सिर वाली बत्तख। फिर लिखा है अंडमान चेती। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो इमेज है, ये इमेज तो आपको स्पष्ट हो गई होगी किसका इमेज है। तो ये कैसी है, गुलाबी सिर वाली बत्तख की है। कैसी है, गुलाबी सिर वाली बत्तख की है। यह एक लुप्त प्रजाति है। कैसी है, लुप्त है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। IUCN की जो रेड डाटा बुक थी, उस रेड डाटा बुक में इसको क्या कर दिया गया है, विलुप्त कर दिया गया है, क्योंकि यह वर्तमान में अब देखी नहीं जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पिंक हेड डक, गुलाबी सिर वाली बत्तख। यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक देखते हैं, क्या लिखा गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाई। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। कितना डिफरेंस यहां पर है, ऑप्शन है 3 आवर 45 मिनट्स, सेकंड ऑप्शन है 7 आवर 15 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 2 आवर और फोर्थ ऑप्शन है 5 आवर 30 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 आवर 30 मिनट। यहां पर थोड़ा सा हम आपको एक यहां पर इमेज दिखा देते हैं, इससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए। यहां पर अगर हम बात करें कि यह इंडिया का अगर लोकेशन है और यहां पर आपको दूर यहां पर मिलता है लंदन। क्या है, यहां पर है लंदन है। लंदन जिस रेखा पर स्थित है, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और यहां से जब आप इस तरफ बढ़ते हैं, इंडिया का जो टाइम लाइन है इसे है, यह इंडिया का टाइम लाइन है, यह 2 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट है यहां से, क्योंकि ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से इतना डिग्री यह डिफरेंस है। यहां पर होता क्या है, हम लोग पहले से ही यह स्पष्ट कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि अर्थ जो है 24 आवर में, कितने में, 24 आवर में 360 डिग्री मूव करती है। कितना मूव करती है, 360 डिग्री मूव करती है। इसका तात्पर्य यह है कि 1 घंटे में यह कितना मूव करती है, तो 15 डिग्री मूव करती है। तो यदि आपको 82.5 डिग्री मूव करना है तो टोटल टाइम पीरियड कितना यहां पर लगेगा। तो आप इस पर्टिकुलर केस के आधार पर आप यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम कहें 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को मूव करने में लगेगा 5 आवर। कितना लगेगा, 5 आवर। शेष जो बचा यहां पर 7.5 डिग्री, तो 7.5 डिग्री को मूव करने में कितना लगेगा, तो हाफ आवर लगेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल हो जाएगा 5 आवर प्लस हाफ आवर। 5.5 आवर यहाँ पर टोटल टाइम क्या लगता है जब आप लंदन और इंडिया के मध्य के टाइम का रिलेशन निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज हो जाएगा 5 आवर 30 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। किसकी बात कर रहा है, अनुदैर्ध्य। यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल की बात कर रहा है। कैसी बात कर रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल।
अगर हम लोग यह क्लियर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं, कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पर पुनः हम एक पेज ले लेते हैं। यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, यहां पर थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, इसका पथ, इसका जो रूट होता है 3 टाइप का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। और एक होता है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स, क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स। तो यहां पर बेसिकली वैसे तो 2 ही है, 2 के ही बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। इसको क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य। 2 नाम हो गया। यहां पर जो इसका मार्ग होता है, जो पथ होता है, ये कैसे चलता है? यहां पर आप देखिएगा, ऐसे चलेगा, इस प्रकार से ऐसे। यह क्या करता है? इसका पथ होता है। लेकिन यहां पर अगर देखें तो इसका पथ जो होता है इस प्रकार से होता है, ऐसे पथ होता है। तो डिफरेंस क्या यहां पर है? यहां पर ये जो पथ है, ये पथ कैसा? हॉरिजॉन्टल जो वेव चल रही है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल भी उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? यहां पर कंपन करते हैं। क्या करते हैं? कंपन करते हैं। लेकिन यहां पर जो कंपन होता है यह चलने की दिशा के परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है। यहां पर जो पार्टिकल हैं यह इस मार्ग के, इस पथ के परपेंडिकुलर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। लेकिन यहां पर जो पार्टिकल हैं यह तरंग के चलने की दिशा के पैरेलल ही क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो यहां पर ये दोनों पथ सेपरेट हो जाते हैं। इस पथ पर जो चलने वाली वेव होती है, ये होती है प्रकाश की। जो प्रकाश की तरंग होती है वह इसी टाइप से चलती है। लेकिन जो ध्वनि की होती है, कौन सी होती है? ध्वनि होती है, वह इस प्रकार से चलती है। लेकिन जो सेस्मिक वेव होती हैं, सेस्मिक वेव 3 टाइप की होती हैं। भूकंप की जो तरंगे होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। अगर हम सेस्मिक वेव में बात करें तो एक होती है P, एक होती है S और एक होती है L। तो जो P होती है, जिसको हम प्राइमरी वेव कहते हैं, यह किस टाइप के मार्ग पर चलती है? इसका मार्ग होता है अनुदैर्ध्य। ये P टाइप की वेव है। कौन सी वेव है? P वेव इस टाइप से चलती है। लेकिन जो S वेव होती है वह किस प्रकार से चलती है? तो वह इस प्रकार से चलती है। ये है S वेव, यानी सेकेंडरी वेव। तो जो भूकंप की दूसरी वेव है, सेकेंडरी वेव है, यह इस टाइप के मार्ग पर चलती है। जो यल वेव होती है ये दोनों के कॉम्बिनेशन में चलती है, दोनों के कॉम्बिनेशन में चलती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहां पर आप देखें लिखा गया है, कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्ध्य रूप में चलती हैं? यहां पर ऑप्शन है यल वेव, ऐसा तो है नहीं। P वेव, P ही चलती है किस टाइप में? अनुदैर्ध्य, या जिसको हम कहते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडिनल। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। N वेव कोई होती नहीं भूकंप में। S वेव होती है, लेकिन S वेव किस टाइप से चलती है? तो यह चलती है ट्रांसवर्स टाइप से। कैसे चलती है? ट्रांसवर्स। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज P। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहां पर क्या लिखा गया है? स्पीसीज आर द स्पीसीज which are not found after searches of known or likely area where they may occur। जातियां वे प्रजातियां हैं जो अब उन जगहों में भी नहीं देखने को मिलती हैं जहां वे पहले पाई जाती थी। इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक्सटिंक्ट हो गई है। इसका तात्पर्य है, देखिए यहां पर लिख रहा है कि जातियां वे प्रजातियां हैं जो अब उन जगहों में नहीं देखने को मिल रही जहां वे पहले पाई जाती थी। तो क्या इसको हम लोग एक्सटिंक्ट कहेंगे क्या? सेकंड है, क्या इसको हम लोग इंडेंजर्ड कहेंगे क्या? या क्या इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे क्या? या क्या इसको हम लोग वल्नरेबल कहेंगे? तो यहां पर ना तो एक केस नॉर्मल का है, ना तो वल्नरेबल का है, और ना तो संकटग्रस्त का है। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो स्पीसीज थी, जो पहले किसी भी एरिया का एंडेमिक स्पीसीज थी, लेकिन वहां से किसी कारण से यह विलुप्त हो गई है, तो यह उस पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या कहलाएगी? एक्सटिंक्ट हो गई है, विलुप्त हो गई है। जैसे भारत का चीता, भारत में अतीत में भी चीता पाया जाता था,
लेकिन कालक्रम में 1948 के पश्चात यह चीता भारत के धरती पर नहीं देखा गया। तो इसलिए कहा गया कि अब यहां से यह चीता क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि चीता पूरी धरती से गायब होता है, यह पर्टिकुलर स्पीसीज उस पर्टिकुलर एरिया से विलुप्त हो गया जहां पर पहले वो देखा जाता था। ऐसे केस में उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट हो गया। तो चीता भारत में तो नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं तो पाया जाता था, तभी तो लाया गया, नामीबिया से चीता लाया गया भारत के कुन्हो नेशनल पार्क में। तो यह रीजन यही है कि चीता था, लेकिन पर्टिकुलर एरिया से ये क्या हो गया था, विलुप्त हो गया था। तो जब किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कोई स्पीसीज जो पहले वहां पर पाई जाती थी, यदि अब वहां पर नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम, कि वह एक्सटिंक्ट हो गई है। क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वल्नरेबल स्पीसीज, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है, पहला है हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयी भूरा भालू। सेकंड यहां पर ऑप्शन है हॉर्नबिल। थर्ड ऑप्शन है एशियाटिक चीता, फिर है एशियाटिक एलिफेंट। यहां पर ये आपको क्लियर करना होगा कि यहां पर कौन सी स्पीसीज है जो क्या है, संकटग्रस्त है, यानी वल्नरेबल है। कैसी है, वल्नरेबल है। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा एशियाटिक एलिफेंट। क्या हो जाएगा, एशियाटिक एलिफेंट। या प्रेजेंट में क्या है, एक वल्नरेबल की कंडीशन में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म डेफिनेशन इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है। पहला है स्टेयर्स, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंडमास, जलसंधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक सक्रिय पट्टी होती। तो क्या जलसंधि जो है या दो भूभागों को मिलाती है कि अलग करती है। यहां पर कह रहा है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट क्या करता है, दो लैंड मास को सेपरेट करता है। क्या करता है, अलग करता है, लेकिन दो बड़ी जलराशियों को ऐड करता है। दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा, लेकिन दो लैंड मास को क्या करता है, सेपरेट करता है। यहां पर इस्थमस के बारे में लिख रहा है, अ नैरो पासेस ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी। इस्थमस दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले पानी का एक संकीर्ण मार्ग है। तो यहां पर क्या करेक्ट है, यहां पर अगर आप देखें तो दोनों के दोनों गलत हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, क्योंकि जो स्ट्रेट होता है, क्या स्ट्रेट जो होता है ये क्या करता है, दो लैंड मास को यहां पर क्या करता है, सेपरेट करता है। क्या करता है, सेपरेट करता है, और दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। और ये क्या करेगा, दो वाटर बॉडी को डिस्कनेक्ट करता है और दो लैंड मास को कनेक्ट करता। तो जस्ट अपोजिट लिख दिया गया है, जो ए है वो ए वाला होना चाहिए और जो ए वाला है इसको होना चाहिए, जस्ट अपोजिट लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज सी, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से हम देखते हैं क्या लिखा गया है। इन 1962 हु पब्लिश्ड द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिस which outlined the theory of how tectonic plates could move, later called sea floor spreading। वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स अर्थात द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत कहा गया है। यहां पर ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है जॉर्ज एडवर्ड बैकुस, फिर है अल्फ्रेड वैगनर, फिर है लुई बाउरे, फिर यहां पर है हैरी हरमोंड हेस। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये है हैरी हस। क्या है, हैरी हस। हैरी हस ही ये भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत को डिफाइन किया है। यहां पर जो लिखा है सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत या द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन, यहां पर स्प्रेडिंग, क्या सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो संकल्पना है, जो सिद्धांत है, जो थियरी है, ये किसके द्वारा दी गई है, तो हैरी हस महोदय के द्वारा दी गई है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। यहां पर अगर हम बात करें अल्फ्रेड वैगनर की, तो वैगनर ने क्या दिया है, यहां पर ये बात कहे हैं महाद्वीपी का विस्थापन, कॉन्टिनेंटल शिफ्ट की थ्योरी है।
तो इस प्रकार से कभी काल आपको एक प्रकार से भटकाने के लिए प्रश्न ऐसे देता है। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट गिवन अबाउट एफॉरेस्टेशन। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। अफॉरेस्टेशन की यहां पर बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन और एक होता है रिफॉरेस्टेशन, दोनों के डिफरेंस में अंतर होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर बात करें अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन का मीनिंग ये होता है कि कहीं पर कोई ऐसे ग्रीन लैंड है, खाली स्थान है, और यहां पर आपने वृक्षारोपण करा दिया। क्या करा दिया? वृक्ष लगा करके, वृक्षारोपण करा करके यहां पर आपने पुनः वन को डेवलप किया है, तो ये कहलाता है अफॉरेस्टेशन। और रिफॉरेस्टेशन का मीनिंग ये है कि यहां पर पहले से वन विद्यमान थे, लेकिन किसी कारण से, चाहे वह ह्यूमन एक्टिविटीज रही हो, चाहे वह क्लाइमेटिक कोई वहां पर क्लाइमेटिक चेंज रहा हो, जिस कारण से वहां से वनस्पतियां समाप्त हो गई हो, तो पुनः यदि वहां पर आप वृक्षारोपण कर रहे हैं तो उसको कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। तो यहां पर पूछ रहा है कि वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा करेक्ट। पहला लिखा गया है, अफॉरेस्टेशन कुड प्रिवेंट फ्लडिंग। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। क्या यह करेक्ट है या सही है? क्या वन से बाढ़ रुकती है या नहीं रुकती है? ये तो पहले हमको क्लियर होना चाहिए। अगर हम देखें तो वन से बाढ़ यहां पर रुकती है। कैसे रुकती है? ये वृक्ष करते क्या है? वृक्ष पहला चीज ये करते हैं कि जब वर्षा का जल आता है तो वर्षा का जल इस प्रकार से जो पहले बिना किसी रुकावट के तेज गति से आगे बढ़ता था, अब तेज गति से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वृक्ष उसको रोकेगा। दूसरी कंडीशन, ये वृक्ष करता क्या है? अपनी जड़ों के माध्यम से, किसके माध्यम से? अपनी जड़ों के माध्यम से इस जल को क्या करता है? पृथ्वी के ग्राउंड में प्रवेश करा देता है। कहां प्रवेश कर देता है? पृथ्वी के ग्राउंड में प्रवेश करा देता है, जिससे ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज होता है। तो वृक्ष यहां पर जो वर्षा के जल है, जो अबाध रूप से पहले नदियों में पहुंच जाते थे, अब वो नदियों में नहीं पहुंचेंगे, वह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और वृक्ष की जो जड़ें हैं, जो रूट हैं, यह वर्षा के जल को क्या करते हैं? पृथ्वी के अंदर ग्राउंड में प्रवेश कराने का काम करते हैं, जिसका अंतः स्पंदन हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर पहला सही है कि इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ पर नियंत्रण पाया जाता है। और सेकंड जो लिखा है कि अफॉरेस्टेशन कैन बैलेंस आवर इकोसिस्टम, वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित करता है, ये भी करेक्ट है। क्योंकि जो वेजिटेशन होते हैं, यह एक प्रकार से जो हमारा फूड चेन होता है, फूड चेन का प्राइमरी या कंपोनेंट होता है, इसी पर पूरी हमारी जो फूड चेन है वह निर्भर करती है। इसलिए ये भी करेक्ट है। और यहां पर इस आधार पर अगर देखें तो दोनों यहां पर करेक्ट हो गए, और सो करेक्ट आंसर इज बी या सी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, द नेशनल सेंसस डज नॉट रिकॉग्नाइज ग्रुप विद इन इंडिया। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। यहां पर किसकी पहचान नहीं की जाती है? क्या यहां पर जनजातियों की पहचान नहीं की जाती है? फिर लिखा, क्या यहां पर निर्जातियों की पहचान नहीं की जाती है? क्या यहां पर रिलीजियस की पहचान नहीं की जाती है? क्या यहां पर अगर हम देखें तो शेड्यूल कास्ट की पहचान नहीं की जाती है? तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ये होगा यहां पर हम कहें निर्जातीय। क्या हो जाएगा? एथनिक। हम लोग जब सेंसस पढ़ते हैं तो सेंसस में हम ट्राइबल कम्युनिटी की भी बात करते हैं, हम लोग रिलीजियस कम्युनिटी की बात करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितने हैं। फिर हम ये भी बात करते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है इसके कितने हैं, इसकी भी बात की जाती है। लेकिन कहीं पर भी एथनिक ग्रुप की बात नहीं की जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन। एनाकोंडा जो कि विश्व के सबसे बड़े सांपों में से एक है, में पाया जाता है। ऑप्शन क्या यहां पर है? पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकेंड ऑप्शन है मानसूनी फॉरेस्ट। थर्ड ऑप्शन है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और फोर्थ यहां पर है टेम्परेट ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये पाए कहां जाते हैं? तो ये अमेजन के जंगल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अमेजन के जंगल में। जो अमेजन रिवर बेसिन है, उस अमेजन रिवर बेसिन में ही ये एनाकोंडा पाए जाते हैं। तो अमेजन जो रिवर बेसिन है, जो अमेजन का वन है, ये कहां पर है? तो इक्वेटर के पास है।
और यदि इक्वेटर के पास है तो वहां का टेम्परेचर भी अधिक होगा, इसलिए उसको कहेंगे ट्रॉपिकल बेल्ट। क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल बेल्ट। और यहाँ पर वर्षा वर्ष भर होती है, इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा। इसलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही एनाकोंडा पाए जाते हैं, लाइक अमेजन बेसिन। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस इज कॉल्ड। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं। यहां पर क्या कर रहा है? इसको वेदरिंग कहते हैं, इसको हम लोग इरोजन कहते हैं, इसको मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं इरोजन। क्या कहते हैं? इरोजन। इरोजन में ही क्या होता है? यहां पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा किसी ना किसी प्रकार का यहां पर क्षय होता है। क्या होता है? क्षय होता है, या यहां पर हम कह सकते हैं इसके द्वारा क्या होगा? वेयरिंग अवे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज इरोजन। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड। क्या है यहां पर क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू द फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया ऑथर्ड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हाउ मेनी बर्ड स्पीसीज आर देयर इन द इंडिया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित फील्ड गाइड वर्ड्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारत में, ये देखो प्योर फैक्ट है, और प्योर फैक्ट है तो यहां पर आपको आंसर भी एकदम याद होना चाहिए, तभी जवाब दे पाएंगे। और यह भी जो आंसर है या जो क्वेश्चन है, यह कंटेम्प्रेरी इशू का है, समकालीन मुद्दों का है। तो समकालीन मुद्दे यदि आपको स्पष्ट है तो आप आंसर दे पाएंगे, यदि नहीं क्लियर है तो जवाब नहीं दे पाएंगे। और ये भी जो आंसर इसका होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1587, सेकंड ऑप्शन है 1459, थर्ड ऑप्शन है 1698 और थर्ड ऑप्शन है 1331। सो करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो इसके साथ हम लोग आज के एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।